रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आप तक आवाज़ आई है कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, ये चैप्टर पढ़ेंगे। और साथ हमारा जो है वो फ्रेज और क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी इजी टॉपिक। तो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। कि जो एक्शन करने वाला होता है किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, याद रखें जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये आपका टॉपिक नंबर 2 है आपकी जो एमडी कैट में सिलेबस है। जब हम एमडी कैट का सिलेबस हमने आ, स- आपको भेजा था, डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि पहला जो था वो वोकेबलरी था। और जो सेकंड टाइप जब जो उसका टॉपिक था वो था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन इसको अच्छे तरीके से हमने आज इसको डिस्कस करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़रा मुझे फीडबैक देंगे कि हमने अब तक इस बुक का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है। 1 और 4 पढ़ा है अभी तक, ठीक है? याद है ना आपको? 1 में हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, 4 के अंदर हमने पढ़ी थी इसकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। तो 2 और 3 हम पढ़ेंगे आज। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इन अ शॉर्ट वे में वो होता है कोई पार्ट सेंटेंस का जो काम करता है, एक्शन करता है। और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी प्रेडिकेट होती है। मसलन अगर मैं ये कहूँगा कि आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑफ इंग्लिश, राइट? आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑफ इंग्लिश, तो जो है आई जो है वो सब्जेक्ट होगा और बाकी जो सेंटेंस होगा सारा का सारा वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, तकरीबन हमेशा, बाज उसमें एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे। जो प्रेडिकेट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होगा। वो वर्ब जो है मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है? लाइक मैं कहूँगा कि शी इज वॉचिंग टेलीविजन। शी इज वॉचिंग टेलीविजन में अगर एक सेंटेंस है, यानी ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं पढ़ा रहा, आपने बुक से नहीं देखना। जब मैं आपसे बुक को कहूँगा ना, अभी आप जस्ट कंप्रिहेंशन करें सुनने के बाद। तो शी इज़ वाचिंग टेलीविजन में हमारे पास जो शी है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी जो है वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। ठीक हो गया? और आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि आप लोगों ने ये अज्यूम नहीं करना कि सब्जेक्ट हमेशा छोटा होता है या एक वर्ड होता है और प्रेडिकेट हमेशा बड़ा होता है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सब्जेक्ट लेंथी हो सकता है। बाज़ दफ़ा सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट लेंथी होगा और प्रेडिकेट बहुत छोटा होगा। तो मसलन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जो कि आपने सुनना, आई डू होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। कि द फैट मैन इज इल। द फैट मैन इज इल। इसमें कोई बता सकता है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? द फैट मैन इज इल। The fat man subject is ill. प्रेडिकेट है, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा आज कनेक्टिविटी इशू है मेरी साइड पे ना, मैं उसको बेहतर कर रहा हूँ आज, तभी क्लास लेट हुई। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि द फैट मैन जो है वो सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट जो है वो अ, जो अगर जब एक होगा तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा ना। नाउन होगा या प्रोनाउन आपका होगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है। और वो जो है नाउन के साथ बाज दफ़ा आर्टिकल भी लगा हो सकता है, बाज दफ़ा एडजेक्टिव भी लगा हो सकता है। मसलन द फैट मैन, द आर्टिकल है, फैट एडजेक्टिव है और मैन नाउन है, ठीक है? मैन इज इल भी हो सकता था। द फैट पॉइंट ये है कि बाज दफ़ा लेंथी भी होता है। तो ये आपने सुना, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के लिए आप पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्योंकि व्हेन वी मेक सेंटेंसेस, इन्होंने कुछ इसको स्टार्ट किया, अब डायरेक्टली इन्होंने डेफिनेशन नहीं की। व्हेन वी मेक सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और अ थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग। जब भी जुमला बनता है तो हम एक बंदा, एक पर्सन या चीज का नाम लेते हैं और उस चीज के ना उसके बारे में कुछ बाद में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट, से आर प्रेडिकेट। कि हमने क्या करना होता है। अच्छा, लफ्ज प्रेडिकेट का मतलब भी ये होता है कि किसी चीज के बाद में आने वाला, ठीक है जी? तो इस तरीके से हमने नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट।
द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है। बहरहाल ये कि जो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई चीज होगी या पर्सन होगा या थिंग होगी। चीज भी हो सकती है, मसलन आप कह सकते हैं दिस टेबल वाज ब्रोकन येस्टरडे। तो दिस टेबल वाज ब्रोकन येस्टरडे, तो दिस टेबल जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो है वाज ब्रोकन येस्टरडे जो है वो अम, क्या होगा, वो उसका प्रेडिकेट होगा। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, और ग्रामर का है, और आप लोगों ने मुझे सोच के जवाब देना है कि बाज दफा, मतलब जो आपने टेंसेस पढ़े, आपने ग्रामर पढ़ी, तो ग्रामर और टेंसेस में जब आपने पढ़ा होगा कि इज एम आर और वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, पढ़ा है ना आपने इज एम आर वाज वर्ब के साथ। तो बाज दफा ये इज एम आर और वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब लगी होती है, क्यों लगी होती है? जैसे द टेबल वाज ब्रोकन, तो वाज के साथ तो आपने आई, जी जी, आपकी आवाज नहीं आई आ थिंक ये पैसिव वॉइस, जी ऐसा ठीक, ये पैसिव वॉइस होता है शायद। जी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक बताया है कि जब हम कहते हैं ना कि इज मसलन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, अब इसके ये, तो ये पैसिव होते हैं जिनमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है, पैसिव होते हैं। और पैसिव कौन से होते हैं? पैसिव वो सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, मतलब उसको, मतलब एक्चुअली टेक्निकली वो उसका रोल सब्जेक्ट वाला बन जाता है, लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट होता है। बहरहाल वो एक ग्रामर का पॉइंट था। बहरहाल ये आप लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, आई होप कि आप लोगों ने क्लियर आइडिया ले लिया है। अच्छा, अब इसमें जो अगला पॉइंट अभी हमने जो यहाँ तक, ये तो इसमें हमारे पास अभी हमने इसको एक और पॉइंट, अगला पॉइंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। अच्छा, ये ना ये शायरी वगैरह में या इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये ना इनफॉर्मल इंग्लिश में बाज दफा सब्जेक्ट एंड पे भी आ सकता है। हियर कम्स द बस, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, के गुर्बत के बड़े अच्छे फायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये रेयर केस है, इसको पॉइंट करने की जरूरत जो है वो नहीं है। और बाज दफा इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, ये मैंने आपको कल बात बताई थी, याद है ना? बल्कि परसों बात बताई थी। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट ही वर्ब से होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आपको इस पॉइंट की समझ आई है ना? तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से कुछ हम बाद में जो है वो करेंगे भी सही, मिसाल के तौर पे। अच्छा, ये पहले सेंटेंस में आप मुझे बताएं, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? द कैकलिंग ऑफ गीज, गीज कौन सा परिंदा होता है? रोम सब्जेक्ट। आ, नहीं 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 नहीं, रोम इसमें रोम सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कैकलिंग ऑफ गीज जो है वो सब्जेक्ट है। कैकलिंग ऑफ गीज, क्योंकि ये वर्ब आगे वर्ब है ना, रोम सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये ना कि हमने मालूमात जो दी है ना, मालूमात वो इस चीज के बारे में दी है कि गीज ये कौन सा होता है, शायद बगला कहते हैं उर्दू में। तो उसके बोलने से जो है उससे रोम जो है वो सेव हुआ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो द कैकलिंग ऑफ गीज जो है ये सब्जेक्ट है। अच्छा, वही बात है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए होते हैं इसमें ना, हमारे पास इस बुक के अंदर एडवांस लेवल के। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये द बॉय सब्जेक्ट है और बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको हम आज आपको एक एक्सरसाइज देनी भी है, मैंने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली है। और आगे आगे जी हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो थोड़ा सा इसमें मैं, इससे पहले कि हम यहाँ से पढ़ें, आप लोगों ने मेरी बातें सुननी है, ठीक है? तो इससे आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी कि यानी यहाँ से नहीं पढ़ रहा, अभी आपने इस बुक से नहीं देखना, आपने इसे सुनना है कि देखें, सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि ये अल्फाज का मजमूआ होता है जिसका मानी समझ आ जाता है, ठीक है। कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ये हमारे पास सेंटेंस आ गया। तो जो फ्रेज होती है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें पूरी बात नहीं होती। मैं आपको ये बताता हूँ कि द सन राइज इन द ईस्ट, ये देखें, ये द सन राइज इन द ईस्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इन द ईस्ट जो है ये इसकी फ्रेज होगी। अगर इसको हम द सन राइज अलग कर लें,
यानी कोई भी सेंटेंस का पार्ट जो है वैसे अलग किया जाए तो फ्रेज ही होना चाहिए, शुरू में भी हो सकता है। तो फ्रेज क्या होती है, अल्फाज का मजमूआ होती है, लेकिन उसका पूरा मानी नहीं होता। मतलब अगर इन द ईस्ट बोलें, इन द ईस्ट, तो वो जो है वो पूरा सेंटेंस तो नहीं होगा, बात तो समझ नहीं आएगी, थोड़ी बहुत बात होगी। इसमें जो इटैलिक्स में है, सॉरी जो बोल्ड किए हुए हैं वर्ड्स, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हैं। द टॉप ऑफ माउंटेन्स, फ्रेजेस की हमें प्रॉपर समझ तब आएगी जब हम इसको क्या करेंगे, इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। हमने इसकी टाइप्स ही बाद में जो है वो पढ़नी है, कि हमारे पास फ्रेज की टाइप्स और क्लास की टाइप्स, सब टाइप्स जो हैं वो एक अलग टॉपिक होगा जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो फ्रेज की आपको समझ आ गई होगी कि ये जुमले का जो हिस्सा होगा वो फ्रेज होगी। ठीक है, जुमले के एक हिस्से को अलग करेंगे, लेकिन उसका मानी पूरा नहीं होगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फ्रेज। ठीक हो गया। थोड़ी सी और मिसालें भी हमारे पास आ गई, ये वाली नीचे वाली एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे जी, क्लास क्या होती है। क्लास भी जुमले का हिस्सा होता है, लेकिन क्लास जो है वो हमारे पास उसका एक सब्जेक्ट भी होगा। क्लास का क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, और वो जुमले का पार्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है, अब ये दो जुमले, ये इन दो जुमलों का आपने कंपैरिजन देखना है, ये दोनों सेंटेंसेस, इससे आपको प्रॉपर समझ आएगी सही। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब तकरीबन एक ही है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये जो पहला सेंटेंस है ये वाला, इसमें ऑफ गोल्ड जो है ये फ्रेज है, लेकिन विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये जो है ये एक क्लास है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बात आपको समझ आएगी। क्लास के लिए क्या जरूरी बताया था अभी हमने, कि क्लास के लिए जरूरी है कि उसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो। फ्रेज में जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट हो। इसका सब्जेक्ट ये विच आ गया, विच, विच एक प्रोनाउन होता है, विच एक प्रोनाउन है, इसलिए एक और सब्जेक्ट आ गया और एक और अंदर प्रेडिकेट आ गया, तो ये एक क्लास बन गई। ठीक है, तो दोनों पार्ट सेंटेंस का पार्ट है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें ऑफ गोल्ड जो है फ्रेज है, इसमें विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है ये हमारे पास क्लास है। ठीक है, अब मैं इसकी रीडिंग करता हूँ यहां से, फिर आपको इसकी। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, राइट, ये फ्रेज है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, contains a subject which and a predicate is made of gold. Such group of words which forms a part of sentence and contains a subject and predicate is called a clause. तो clause जो है वो भी sentence का part होती है, लेकिन उसमें जरूरी है कि उसका subject और predicate एक और हो। अच्छा, अब आप यानी इस क्लास का ये सब्जेक्ट होगा और आगे प्रेडिकेट होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम इसको जुमला समझें, पूरा पूरा जुमला ये समझे, ठीक है ना, ये पूरा जुमला है मसलन, इस पूरे जुमले के अंदर ये सब्जेक्ट होगा ही, और बाकी सारी जो है वो क्लास होगी, सॉरी प्रेडिकेट होगा। इस प्रेडिकेट के अंदर फिर एक और क्लास आ गई है, तो इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी जो है डिवीजन हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर जो है हम इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा हम आज इसको और भी, नीचे कोई ना कोई एक्सरसाइज दी होगी, ये हम नहीं, वो एक्सरसाइज एंड पे है। In the following sentences, the group of words in bold are called clauses. People who pay their debts are trusted. Who cannot start? We cannot start while it is raining. I think that you have made a mistake. इन सारे sentences के अंदर ये जो है पूरा पूरा जुमला है, जुमले के अंदर जो है वो क्या है, हमारे पास क्लास है। अच्छा, ये जरा देखे ना, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, हु पे देयर डेट्स, इसके अंदर जो है हमारे पास आ गई क्लास। तो आज हमने फ्रेज और क्लास को जो है वो स्टडी किया। ये हमारे पास रिटर्न टू मीटिंग आ गया।